तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं दोस्तों। मैं प्रदीप त्रिपाठी क्वालिटी ट्रेनिंग के सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों ने मेरी पिछली ट्रेनिंग देखी जो GD&T यानी कि ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस के ऊपर थी, जिसमें मैं आपको बताया कि टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस कितने टाइप की होती है और ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। दोस्तों आप लोगों को ट्रेनिंग कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों आज की जो ट्रेनिंग है वो BSA टायर 2 चेकलिस्ट ट्रेनिंग के ऊपर है। मीन्स जो BSA की ऑडिट होती है, जो मेस की ऑडिट होती है, उसमें जो टायर 2 वेंडर हैं उनकी जो चेकलिस्ट है, उसके जितने क्लॉजेज हैं उन सब के बारे में आपको इस ट्रेनिंग में डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आइए ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले ट्रेनिंग के कंटेंट को जान लेते हैं कि इस ट्रेनिंग के दौरान मैं आपको क्या क्या चीजें बताऊंगा। दोस्तों तो पहली है इंट्रोडक्शन ऑफ मेस। जो मेस है हमारा मारुति सेंटर फॉर एक्सीलेंस है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दूंगा। दोस्तों दूसरा है लिस्ट ऑफ क्लॉजेज। जो टायर 2 चेकलिस्ट है उसमें कितने क्लॉजेज हैं उसकी एक लिस्ट मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है क्रिटिकल क्लॉजेज। अब उस क्लॉजेज में कितने कौन कौन से क्रिटिकल क्लॉजेज हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। फिर रेटिंग क्राइटेरिया है, यानी कि जो हमारी जिसमें हम रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन में आते हैं, तो वेंडर सिस्टम ऑडिट में क्या रेटिंग करने का क्या क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया के थ्रू हम ग्रीन जोन में आएंगे, किस क्राइटेरिया के थ्रू हम येलो जोन में आएंगे और किस क्राइटेरिया के थ्रू हम रेड जोन में आएंगे, वो सारे क्राइटेरिया को मैं आपको इसमें समझाऊंगा। दोस्तों नेक्स्ट है डिटेल क्लॉजेज नॉलेज, यानी कि जो हमारे 16 क्लॉजेज हैं उनके बारे में आपको एक एक करके डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ मेस, यानी कि मारुति सेंटर फॉर एक्सीलेंस का परिचय। मेस वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2004 एज ए सोसाइटी थ्रू अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ मारुति, यानी कि मारुति के ज्वाइंट इनिशिएटिव के द्वारा मेस जो है वो 2004 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ, यानी कि 2004 में हमारा मेस बना। दोस्तों एंड इट्स कंपोनेंट सप्लायर एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जनरेट हुआ। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मेस इज अपग्रेडेशन ऑफ ऑटोमोटिव कंपोनेंट सप्लायर इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, क्वालिटी, कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन थ्रू ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी एंड अदर सपोर्टिव सर्विस। जो प्राइम ऑब्जेक्टिव हमारा मेस का वो क्या है, जो हमारे ऑटोमोटिव के जो सप्लायर हैं उनको अपग्रेड करना है। कैसे अपग्रेड करना है? सेफ्टी के थ्रू, क्वालिटी के थ्रू, कॉस्ट के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। और जो इसका हमारा उद्देश्य जो है वो क्या है कि जो अपग्रेडेशन कैसे करना है, ट्रेनिंग के माध्यम से उनको अपग्रेड करना है, कंसल्टेंसी के माध्यम से अपग्रेड करना है, या कोई अदर सपोर्ट की जरूरत है तो उसके माध्यम से जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो सप्लायर हैं उनको अपग्रेड करना है, ताकि वो अपनी सेफ्टी, अपनी क्वालिटी और कॉस्ट को मेंटेन कर सके। दोस्तों यही मेस बनाने का उद्देश्य है दोस्तों, और इसीलिए हमारा मेस बना। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लिस्ट ऑफ क्लॉजेज, यानी कि जो क्लॉजेज है उनकी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों देयर आर 16 क्लॉजेज फॉर टायर 2 ऑडिट, यानी कि टायर 2 ऑडिट के लिए 16 क्लॉजेज हैं। एक एक करके मैं उनको आपको बता रहा हूं। दोस्तों पहला है प्रोडक्शन प्रिपरेशन ऑब्लिक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि पहला क्लॉज किससे रिलेटेड है? NPD से रिलेटेड है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड है। दूसरा क्लॉजेज है रेगुलेशन फॉर इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल, यानी कि दूसरा क्लॉजेज किससे रिलेटेड है? इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल, यानी कि इनिशियल सप्लाई से रिलेटेड है। तीसरा है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट का मतलब फोरम चेंज, जो भी हमारे चेंज होते हैं कंपनी में उसका मैनेजमेंट। चौथा है स्टैंडर्ड मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारे स्टैंडर्ड हैं, जो हमारे प्रोसीजर हैं, जो हमारे फॉर्मेट्स हैं, उनका मैनेजमेंट इसके अंतर्गत आता है। दोस्तों पांचवा है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। छठा है क्वालिटी ऑडिट एंड प्रोसेस वेरिफिकेशन, यानी कि जो हमारे इंटरनल ऑडिट हैं, जो हमारे प्रोसेस और प्रोडक्ट ऑडिट हैं, वो इसमें आएंगे। दोस्तों सातवां है सप्लायर कंट्रोल, यानी कि जो हमारे टायर 2 के जो सप्लायर हैं, जो हमारे टायर 2 वेंडर के जो सप्लायर हैं, उनका कंट्रोल आप कैसे करोगे।
8वां है हैंडलिंग एबनॉर्मलिटी इन क्वालिटी, यानी कि जो भी हमारी हैंडलिंग एबनॉर्मलिटी है, यानी कि एबनॉर्मल का प्रोसीजर हमारा, जो हमारी एनसी हैंडलिंग है, जो हमारी कस्टमर हैंडलिंग है, वो सारी 8वें क्लॉज में आएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्लॉज है दोस्तों 9वां क्लॉज, यानी कि 5S मैनेजमेंट। अब हमारी कंपनी का जो भी 5S मैनेजमेंट है वो सारा 9वें क्लॉज में आएगा। 10वां है इक्विपमेंट ऑब्लिक इंस्पेक्शन इक्विपमेंट मैनेजमेंट। इसमें जो दोस्तों हमारा इंस्पेक्शन इक्विपमेंट है, यानी कि जो हमारे वर्नियर कैलिपर हैं, जो कैलिब्रेशन वगैरह है, वो सारा इसके अंतर्गत आता है। 11वां है दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि जो हमारे स्टैंडर्ड हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे दोस्तों। 12वां है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। 13वां है हैंडलिंग मैनेजमेंट। और 14वां है दोस्तों क्रिटिकल पार्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो मारे हुए पार्ट हैं उनका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। 15वां है दोस्तों एडिक्वेट टेस्टिंग फैसिलिटीज, यानी कि जो टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं वो सारी इसमें आएंगी। और 16वां है दोस्तों प्रोसेस ऑडिट, यानी कि जो रेगुलर हम ऑडिट करते रहते हैं, जो अपना प्रोसेस ऑडिट है, जो जिसके थ्रू हम अपना टायर टू जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो अप लेते रहते हैं, वो सारा इसके अंतर्गत आता है दोस्तों। तो दोस्तों इनको हम आगे इस डिटेल से समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों क्रिटिकल क्लॉजेज। अब जो हमने आपको पिछली साइडों में जो 16 क्लॉजेज बताए और उनमें से कौन कौन से क्रिटिकल क्लॉजेज हैं ये हम समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा रोल है। क्रिटिकल क्लॉज का बहुत ज्यादा रोल है वेंडर टायर टू ऑडिट में दोस्तों। तो देयर आर 4 क्रिटिकल क्लॉजेज। कितने क्रिटिकल क्लॉज हैं? 4 क्रिटिकल क्लॉज हैं। नंबर तीसरा क्रिटिकल क्लॉज है यानी कि चेंज मैनेजमेंट, यानी कि 4M से रिलेटेड चेंज आते हैं हमारे यहाँ, वो क्रिटिकल क्लॉज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्लॉज नंबर 5, यानी कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो नई ज्वाइनिंग है, जो रेगुलर ट्रेनिंग देते हो आप, स्किल अपग्रेड करते हो, यानी कि 5वें क्लॉज के अंतर्गत जो चीजें आती हैं वो हमारी क्रिटिकल क्लॉज के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। नेक्स्ट है क्लॉज नंबर 8, यानी कि हैंडलिंग एबनॉर्मलिटी इन क्वालिटी। मीन्स कि जो हमारी एनसी हैंडलिंग है, जो हमारा कस्टमर कंप्लेंट है हैंडलिंग है, और जो हमारा एबनॉर्मल सिचुएशन की हैंडलिंग है, यानी कि जो भी एबनॉर्मलिटी हैंडलिंग है वो सारी क्रिटिकल क्लॉज के अंतर्गत आती है दोस्तों। नेक्स्ट है 10वां क्लॉज इक्विपमेंट इंस्पेक्शन इक्विपमेंट मैनेजमेंट। मीन्स जो टूल का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, जो मशीन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो इक्विपमेंट इंस्पेक्शन का मैनेजमेंट है, वो भी हमारा क्रिटिकल क्लॉज के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ये चारों क्लॉज हमको याद रखने चाहिए कि हमारे क्रिटिकल क्लॉज हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? तीसरा, 5वां, 8वां और 10वां दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रेटिंग क्राइटेरिया। अब हम समझते हैं कि रेटिंग कैसे दी जाती है और कैसे होती है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ चेक पॉइंट आर 52। जो हमारी वेंडर टू टायर चेकलिस्ट है उसमें टोटल कितने चेक पॉइंट हैं? 52 चेक पॉइंट हैं। एंड ईच चेक पॉइंट हैविंग 0, 1, 2 रेटिंग। और हर एक जो चेक पॉइंट है उसमें 0 नंबर दे सकते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर की हम रेटिंग दे सकते हैं दोस्तों। यानी कि टोटल जो नंबर होंगे वो कितने हो जाएंगे? 52 दूना 104, यानी कि 52 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि मैक्सिमम जो नंबर हो सकते हैं वो 104 नंबर हो सकते हैं। अब क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? कैसे हम ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन में आते हैं दोस्तों, ये हम समझते हैं। चेक शीट मार्क इन परसेंटेज, यानी कि चेक शीट में अगर ग्रीन जोन में आना है तो क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर देन या इक्वल टू 60% मार्क, यानी कि हमारी जो मार्किंग होनी चाहिए वो टोटल कितनी होनी चाहिए? 60% या 60% से ज्यादा होनी चाहिए। अब उसमें भी कंडीशन है, क्रिटिकल क्लॉजेज मार्क इन परसेंटेज। जो 60% आप ले आए, बट आपका मार्क जो है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर और इक्वल टू 40% होना चाहिए। मीन्स जो हमने चारों क्रिटिकल क्लॉज बताए उसमें आपका जो है मिनिमम परसेंटेज वो 40% या 40% से ज्यादा होना चाहिए दोस्तों। तभी जो है वो सप्लायर जो है टायर टू वेंडर जो है वो ग्रीन जोन में आएगा दोस्तों। अब येलो जोन के लिए कौन कौन सी कंडीशन है? ग्रेटर देन 20%, लेस देन 60%, यानी कि आप 20% से ज्यादा हो या 60% से कम मार्किंग आपकी आई है तो आप येलो जोन में होगे। और क्रिटिकल क्लॉज में कितनी नंबरिंग होनी चाहिए? ग्रेटर देन 10, लेस देन 40%, यानी कि अगर 40% से लेस और ग्रेटर देन 10% है तो आप येलो जोन में है दोस्तों। अगर ये लेस देन 10% आ जाए, यानी कि जो 10% है वो 8% हो जाए, तो आप येलो जोन में भी नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि आपकी क्रिटिकल क्लॉज की जो रिक्वायरमेंट है वो आप मीट नहीं कर रहे हो दोस्तों। नेक्स्ट है रेड पॉइंट, यानी कि जब रेड आता है सप्लायर तो क्या क्राइटेरिया है रेड आने का?
<20%, यानी कि जो चेकशीट के जो चेक पॉइंट हैं उसको आपने जो टोटल नंबरिंग पाई वो <20% है दोस्तों। और क्रिटिकल क्लॉज में क्या है, <10%, यानी कि <10% अगर आपका परसेंटेज है तो आप किस में आओगे, रेड जोन में आओगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हम रेटिंग क्राइटेरिया को समझ लेते हैं और हम कैसे समझते हैं कि कैसे हम ग्रीन, येलो और रेड जोन में आएंगे दोस्तों, और कैसे हम अपनी रेटिंग को मेंटेन करके रखें दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मारुति वेंडर क्वालिटी सिस्टम ऑडिट कम फॉलोअप रिपोर्ट, यानी कि जो 16 पॉइंट की चेकलिस्ट है उसमें हम कैटेगरी को समझ लेते हैं कि किस किस कैटेगरी में क्या क्या नंबरिंग होती है दोस्तों। यानी कि जो पहली है वो है मेन कैटेगरी, यानी कि मेन क्लॉजेस। जो 16 क्लॉजेस हैं वो फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे दोस्तों। अब फर्स्ट कैटेगरी के कितने सब क्लॉजेज हैं, यानी कि वो सेकंड पॉइंट में मैंने इंडिकेट किया है ऑर्टिड एरिया या सब क्लॉजेज, यानी कि जो मेन कैटेगरी थी, जो मेन क्लॉज था उसके कितने सब क्लॉजेज हैं दोस्तों। जैसे पहला है एनपीडी वाला, उसमें 4 सब क्लॉजेज हैं दोस्तों। नेक्स्ट है चेक पॉइंट। अब उन सब क्लॉजेज के कौन कौन से चेक पॉइंट हैं ये तीसरे पॉइंट में मैंने आपको दिखाया दोस्तों। यानी कि पहले क्लॉज जो है सब क्लॉज, उसके क्या चेक पॉइंट हैं, दूसरे सब क्लॉज के क्या चेक पॉइंट हैं, तीसरे सब क्लॉज के क्या चेक पॉइंट है और चौथे सब क्लॉज के क्या चेक पॉइंट हैं। फोर्थ पॉइंट मैंने दिखाया है रिक्वायरमेंट। अब जो चेक पॉइंट हैं या जो सब क्लॉजेज हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट वाले चौथे कॉलम में भी दिखाया दोस्तों। आगे जो है मैं हर एक क्लॉज का जो सब क्लॉजेज हैं और जो सब क्लॉज की जो जो रिक्वायरमेंट है उनको मैंने डिटेल से आगे स्लाइडों में आपको दोस्तों बताया है दोस्तों। तो दोस्तों आइए पहले फर्स्ट क्लॉज को जानते हैं। फर्स्ट क्लॉज कौन सा है, प्रोडक्शन प्रिपरेशन ऑब्लिक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड हमारा पहला क्लॉज है दोस्तों। अब पहले क्लॉज के कौन कौन से सब क्लॉजेज हैं उनको समझ लेते हैं। सब क्लॉजेज हैं रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन रूल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, सेम ऐसे दूसरा जो क्लॉज है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तीसरा क्लॉज क्या है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और फोर्थ क्लॉज क्या है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। इनको हम डिटेल से आगे की स्लाइड में आपको बताने चल रहे हैं दोस्तों। आइए दोस्तों जानते हैं कि जो पहला क्लॉज है उसका जो सब क्लॉज है, यानी कि फर्स्ट जो हमारा क्लॉज था एनपीडी का, उसका जो फर्स्ट का सब क्लॉज था उसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। यानी कि पहला सब क्लॉज क्या था, रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन रूल्स ऑफ प्रोडक्शन प्रिपरेशन, यानी कि जो प्रोडक्शन प्रिपरेशन है उसके रिगार्डिंग जो रूल्स या जो प्रोसीजर हमने बनाया है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, यानी कि पहले सब क्लॉज की क्या रिक्वायरमेंट है, एक एक करके मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तो पहला है प्रोसीजर फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर टू एसओपी एट कस्टमर एंड टू बी अवेलेबल एंड द टीम शुड अंडरस्टैंड इट। यानी कि हमको सबसे पहले एक एपीक्यूपी का एक प्रोसीजर बनाना है। उस प्रोसीजर में रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर, यानी कि जब से ऑर्डर आप रिसीव करते हो और जब तक कस्टमर पे एसओपी नहीं स्टार्ट हो जाती उसके बीच के सारे पॉइंट उसमें कंसीडर होने चाहिए दोस्तों। एंड टीम शुड अंडरस्टैंड इट, और टीम को उसके बारे में आपको ट्रेनिंग देनी है, यानी कि टीम वो समझे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग मैन पावर फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट एज पर रिक्वायरमेंट टू बी पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसीजर। यानी कि आपको क्या करना है सेकंड पॉइंट में, जो भी नया प्रोडक्ट हमारा आया है डेवलपमेंट में उसकी ट्रेनिंग देनी है बंदों को, यानी कि जो भी हमारी मैन पावर है उसको उस न्यू प्रोडक्ट के बारे में हमको बताना है कैसे कैसे वो बनेगा दोस्तों। एंड जो भी टेस्टिंग फैसिलिटीज, यानी कि जो टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की जैस पर डेवलपमेंट प्रोसीजर, वो सारी रिक्वायरमेंट हमको फुलफिल करनी है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, एपीक्यूपी मैट्रिक्स फॉर डिसाइडिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज बेस्ड ऑन कैटेगराइजेशन ऑफ पार्ट। यानी कि जो एपीक्यूपी की जो मैट्रिक्स है वो डेवलपमेंट, उसमें जो है सारी डेवलपमेंट एक्टिविटी जो है जैसे कैटेगराइजेशन ऑफ पार्ट, यानी कि जैसी पार्ट की कैटेगरी है, न्यू है कि मॉडिफिकेशन पार्ट है, जो पार्ट की कैटेगरी है उस हिसाब से हमको एपीक्यूपी मैट्रिक्स को अपडेट करना है दोस्तों। उसी हिसाब से हमको एपीक्यूपी मैट्रिक्स को डेवलप करना है दोस्तों। जो सारी एपीक्यूपी की मैट्रिक्स की जो एक्टिविटीज हैं उनको उसी हिसाब से हमको करना है, ये समझ के कि ये नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट है या मॉडिफिकेशन का पार्ट है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों उसी सब पहले ही सब क्लॉज में फोर्थ पॉइंट है टीम फीजिबिलिटी स्टडी स्पेशली फॉर स्किल्ड मैन पावर एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट इफ नॉट कैपेबल। यानी कि हमको क्या करना है, टीम फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है
उसमें जो हमारी स्किल्ड मैन पावर है या जो उनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है वो सारी कंसीडर होंगी। यानी कि हमको क्या करना है, एक टीम फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना है दोस्तों। फिफ्थ पॉइंट है डिफाइन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो भी बंदे उसमें डेवलपमेंट एक्टिविटी में डिपेंड हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटी में लगे हुए हैं, उनका सबका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डिफाइन करनी है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको बनाना है जिसमें हर बंदे की जो एनपीडी से रिलेटेड बंदे हैं उनकी सबकी आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है छठा पॉइंट, प्रोसीजर टू बी कंट्रोल्ड विद लेटेस्ट रिवीजन नंबर। अब जो आपने एनपीडी यानी कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट या एपीक्यूपी का जो प्रोसीजर बनाया है वो लेटेस्ट रिवीजन नंबर होना चाहिए उसका, और वो कंट्रोल होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से हम पहले पॉइंट को समझ लिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बी पॉइंट, यानी कि जो फर्स्ट हमारा मेन क्लॉज है एनपीडी का, उसका जो सेकंड नंबर का जो सब क्लॉज है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मैं इस स्लाइड में आपको वो बताऊंगा दोस्तों। यानी कि सेकंड सब क्लॉज कौन सा है, रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑब्लिक इम्प्लीमेंटेशन बाय प्रोडक्शन प्रिपरेशन प्लान ऑब्लिक रिपोर्ट। यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है प्रिपरेशन प्रोडक्शन की, उससे रिलेटेड जो सब क्लॉज है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहला दोस्तों क्या है, टाइमिंग प्लान अप्रूव्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। यानी जो आप एपीक्यूपी का जो टाइमिंग प्लान बनाते हो उसको क्या करना है, आपको टॉप मैनेजमेंट से अप्रूव्ड करवाना है। सेकंड है दोस्तों कस्टमर इवेंट्स लाइक सैंपल अप्रूवल, ट्रायल डेट, एसओपी एट कस्टमर एंड। अब आपको करना है जो कस्टमर के इवेंट्स हैं वो सारे कंसीडर करने हैं, एंड वेंडर इवेंट्स, और जो वेंडर के इवेंट्स हैं लाइक सैंपल सबमिशन, पायलट लॉट सबमिशन और एसओपी टू बी मेंशन्ड इन टाइमिंग प्लान। जो आपके कस्टमर के इवेंट्स हैं और जो वेंडर के इवेंट्स हैं वो सारे आपको क्या करने हैं, टाइमिंग प्लान में मेंशन करने हैं दोस्तों। थर्ड है एक्टिविटी टू मैच विद प्रोसीजर एंड एपीक्यूपी मैट्रिक्स। अब जो आप एपीक्यूपी का जो टाइमिंग प्लान बनाते हो वो किससे मैच होना चाहिए, जो आपके प्रोसीजर के पॉइंट हैं और जो एपीक्यूपी मैट्रिक्स जो पॉइंट हैं, यानी कि जैसे आपके एपीक्यूपी मैट्रिक्स और प्रोसीजर में पॉइंट हैं वही पॉइंट आपके टाइमिंग प्लान में होने चाहिए। यानी कि तीनों आपस में मैच करने चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, रिव्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोजेक्ट लीडर एंड टॉप मैनेजमेंट। यानी कि जो रिव्यू फ्रीक्वेंसी है वो जो आपका प्रोजेक्ट लीडर है और टॉप मैनेजमेंट के द्वारा डिफाइन होनी चाहिए। यानी कि जो आपका टाइमिंग प्लान बना हुआ है वो टाइम से प्रोजेक्ट लीडर और टॉप मैनेजमेंट के द्वारा रिव्यू होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पांचवा पॉइंट, यानी कि सेकंड सब क्लॉज में ही पांचवा पॉइंट कौन सा है दोस्तों, एविडेंस ऑफ रिव्यू बाय प्रोजेक्ट लीडर एंड टॉप मैनेजमेंट इन दी टाइमिंग प्लान। यानी कि जो आपका एपीक्यूपी टाइमिंग प्लान है जो आपने उसको रिव्यू किया उसका एविडेंस होना चाहिए। जो प्रोजेक्ट लीडर और जो टॉप मैनेजमेंट में उसको रिव्यू किया उसका एक आपको क्या करना है, एविडेंस बनाना है दोस्तों। छठा है एमओएम और रिकॉर्ड ऑफ रिव्यूज। यानी कि आपको क्या करना है, जो आपने रिव्यू किया टाइमिंग प्लान को उसके लिए आपको एमओएम बनानी है और उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना है दोस्तों। सातवां पॉइंट है माइक्रो टाइमिंग प्लान मैचिंग विद माइक्रो प्लान विद रिस्पेक्ट टू टाइमिंग। अब आपने जो डिपार्टमेंट वाइज माइक्रो टाइमिंग प्लान बनाया था वो आपका मैक्रो जो आपने प्लान बनाया उससे मैच होना चाहिए दोस्तों। यानी कि वो सारी एक्टिविटी जो माइक्रो प्लान की हैं वो एज पर टाइमिंग प्लान आपकी मैच होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है आठवां पॉइंट, कैप्चरिंग डिले इन प्लान वर्सेज एक्चुअल इन टाइमिंग प्लान। अब जो आपने एपीक्यूपी टाइमिंग प्लान बनाया है उसमें जो डिलेज हो रहे हैं, यानी कि जो प्लान वर्सेज एक्चुअल आपने बनाया था, जो आपने प्लानिंग की वो एक्चुअल जो है टाइम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर कोई डिले है तो उसको आपको रिकॉर्ड करना है दोस्तों। पॉइंट है दोस्तों सी पॉइंट, यानी कि जो आपका फर्स्ट मेन क्लॉज है एनपीडी का उसका जो तीसरा सब क्लॉज है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम समझते हैं। यानी कि तीसरा सब क्लॉज कौन सा है, डिफेक्ट प्रिवेंशन ऑन द स्टेज ऑफ प्रोसेस डिजाइन बाय यूजिंग पीएफएमई ऑब्लिक मैट्रिक्स डायग्राम। यानी कि जो आप जब प्रोसेस डिजाइन कर रहे थे उस दौरान आपके कोई डिफेक्ट ना जनरेट हो, यानी कि डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए एफएमईए के थ्रू जो आप स्टेज वाइज पॉइंट लेते हो वो सारे इसमें हम कंसीडर करेंगे। तो आइए समझते हैं इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों। पहली क्या है, प्रोसीजर ऑफ एफएमईए विद सीएफटी अप्रोच। आपको क्या करना है, पीएफएमईए का एक प्रोसीजर बनाना है, यानी कि एफएमईए का एक आपको प्रोसीजर तैयार करना है। सेकेंड पॉइंट है लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम रिपोर्टेड इन पास्ट एट कस्टमर एंड इन हाउस।
अब आपको क्या करना है, जितनी प्रॉब्लम्स जो थी वो कस्टमर एंड पे जो थी या जो इन हाउस में थी, उसको आपको एक लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम बनानी है। लेसन लर्न फ्रॉम लास्ट एक्सपीरियंस या ककोटोरा सीट, यानी कि आपको क्या करना है, एक लेसन लर्न सीट या ककोटोरा सीट आपको मेंटेन करनी है दोस्तों। थर्ड है लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड। अब आपको क्या करना है, एक लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड बनानी है, यानी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है उसकी एक लिस्ट बनानी है। फोर्थ है लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम विच कांट बी कैप्चर्ड कस्टमर एंड। अब एक क्या करना है, आपको एक लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम बनानी है जो कस्टमर एंड पर नहीं पकड़ी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट, लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू रिपेयर। अब आपको एक ऐसी प्रॉब्लम की लिस्ट बनानी है जो रिपेयर करने में काफी कठिनाई होती है, यानी कि रिपेयर नहीं हो पाती हैं, तो उनकी एक आपको लिस्ट बनानी है दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, छठा पॉइंट, तीसरे सब क्लॉज में, रेटिंग ऑफ FMEA एज पर AIAG गाइडलाइन एंड हैविंग बैकअप डेटा फॉर रेटिंग एलोकेशन ऑफ सेवेरिटी अकरेंस एंड डिटेक्शन एज पर AIAG मैनुअल। अब जब आप PFMEA में जो रेटिंग देते हो सेवेरिटी अकरेंस और डिटेक्शन की, उसका एक आपको बैकअप डेटा आपको रखना है दोस्तों। सातवां है बैकअप डेटा फॉर गिविंग अकरेंस रेटिंग। अब जो आप अकरेंस की रेटिंग देते हो PFMEA में 3, 4, 5, 6, 7, उसका आपको बैकअप रखना है। कहाँ से बैकअप रखेंगे आप, जो आपका रिजेक्शन PPM है आप वहां से उसका बैकअप मेंटेन करके रखेंगे। आठवां पॉइंट है दोस्तों, कट ऑफ क्राइटेरिया फॉर टेकिंग एक्शन एज पर AIAG मैनुअल, यानी कि आपको एक कट ऑफ जो आप एक्शन आपको क्राइटेरिया डिफाइन करना है, जो AIAG का मैनुअल है उसी हिसाब से आपको एक कट ऑफ क्राइटेरिया फॉर टेकिंग एक्शन आपको रखना है। एक्शन टू बी टेकिंग फॉर हाइयर सेवेरिटी अकरेंस एंड डिटेक्शन। आपको क्या करना है, जो हाइयर सेवेरिटी अकरेंस या डिटेक्शन की रेटिंग है उस हिसाब से आपको डिफाइन करना है। एंड टॉप 3 RPN प्रोसेस, या टॉप 3 जो RPN का प्रोसेस है उस हिसाब से आपको कट ऑफ क्राइटेरिया, एक्शन का जो क्राइटेरिया है वो आपको डिफाइन करना है दोस्तों। नेक्स्ट है 9वां पॉइंट, रिव्यू ऑफ FMEA एज पर डिसाइडेड क्राइटेरिया एंड एज पर डिसाइडेड फ्रीक्वेंसी। अब आपको क्या करना है, PFMEA को आपको रिव्यू करना है। कैसे, जो आपने जैसे मैंने आपको PFMEA की ट्रेनिंग दी है, उसमें PFMEA ट्रेनिंग में आपको रिव्यू क्राइटेरिया मैंने बताया था, तो आप उस क्राइटेरिया के हिसाब से, या आपने जो ईयरली या 6 महीने पे जो रिव्यू की फ्रीक्वेंसी का जो प्लान बनाया है उस हिसाब से आपको PFMEA को रिव्यू करना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों D पॉइंट, यानी कि जो फर्स्ट क्लॉज था हमारा NPD का, उसका जो फोर्थ सब क्लॉजेस था उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम समझते हैं। तो पहले फोर्थ सब क्लॉज को समझ लेते हैं। फोर्थ सब क्लॉज क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑब्लिक प्रोसेस एवोल्यूशन एट द क्वांटिटी एवोल्यूशन मीटिंग इन ईच ट्रायल। अब आपको क्या करना है, जो भी आप ट्रायल के दौरान जो क्वालिटी या प्रोडक्ट की प्रोसेस रिक्वायरमेंट जो है एवोल्यूशन उसका कैसे करते हैं वो हम समझेंगे दोस्तों। तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम रिपोर्टेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अब जो डेवलपमेंट, यानी कि जो आपका पार्ट डेवलपमेंट चल रहा था उस दौरान जो भी प्रॉब्लम आपकी अकर हुई उसका आपको कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट बनानी है दोस्तों। सेकंड पॉइंट है समरी इन PDCA सीट। अब जो भी आपने एक्शन लिया उसकी एक PDCA यानी कि प्लान डू चेक एक्ट एक आपकी सीट होगी, उसमें आपको पूरी समरी उसकी मेंटेन करके रखनी है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम पहले जो मेन क्लॉज है हमारा NPD का, उसके जो चारों सब क्लॉजेज हैं उनके बारे में मैंने आपको एक एक करके बताया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हो दोस्तों सेकंड क्लॉज, यानी कि जो दूसरा क्लॉज है वो क्या है, रेगुलेशन फॉर इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल, यानी कि जो आपकी इनिशियल सप्लाई कंट्रोल का जो प्रोसीजर है वो सेकंड प्रोसीजर है। अब सेकंड प्रोसीजर में कितने सब क्लॉजेज हैं, 2 सब क्लॉजेज हैं। पहला है रेगुलेशन फॉर इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल और दूसरा सब क्लॉज कौन सा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल। अब आगे की स्लाइडों में मैं जो ये हमारे सब क्लॉजेज हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आगे की स्लाइडों में आपको बताऊंगा दोस्तों। जो दूसरा क्लॉज है हमारा मेन क्लॉज, उसका जो पहला पॉइंट है सब क्लॉज वो कौन सा है, पहला पॉइंट रेगुलेशन फॉर इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल। अब पहले सब क्लॉज की क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनको हम डिटेल से समझते हैं दोस्तों। तो पहला है प्रोसीजर एंड चेकलिस्ट फॉर हैंडओवर फ्रॉम डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन, यानी कि आपको क्या करना है, इनिशियल सप्लाई कंट्रोल का एक प्रोसीजर बनाना है और जो आपका जो NPD प्रोडक्ट था जब आप उसको प्रोडक्शन में हैंडओवर करते हो तो उसकी एक आपको चेकलिस्ट बनानी है। मींस कि आपको एक इनिशियल सप्लाई का एक प्रोसीजर बनाना है इनिशियल सप्लाई कंट्रोल का,
और एक चेकलिस्ट बनानी है कि कैसे कैसे आप हैंडओवर दोगे प्रोडक्शन को। दूसरा पॉइंट है स्टार्ट डेट ऑफ इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल। अब आपको क्या करना है, स्टार्ट डेट ऑफ इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल को आपको नोट करना है दोस्तों। थर्ड पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कई पॉइंट हैं, मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट है इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल प्रोसीजर हैविंग फॉलोइंग। जो आप इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल या इनिशियल सप्लाई कंट्रोल का जो प्रोसीजर बनाओगे उसमें आपके कौन कौन से पॉइंट होंगे वो डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्या है, स्कोप फॉर न्यू पार्ट्स या एंड मॉडिफिकेशन। जो आपका नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट है या कोई मॉडिफिकेशन है इनिशियल सप्लाई कंट्रोल में, उसका क्या स्कोप है वो आपको प्रोसीजर में कंसीडर करना है। स्पेशल कंट्रोल आपको कंसीडर करने हैं, यानी कि इंक्रीज इंस्पेक्शन, increase sample size etc. at all stages incoming in process final process capability study defected process audit। यानी कि आपको जितने भी आप स्पेशल कंट्रोल लेते हो इनिशियल सप्लाई में वो सारे आपको प्रोसीजर में लिखने हैं, वो सारे प्रोसीजर में आपको कंसीडर करने हैं। नेक्स्ट है इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल स्टार्ट डेट फ्रॉम एसओपी एट वेंडर एंड इन डेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीरियड आफ्टर एसओपी एट कस्टमर। यानी कि आपको क्या करना है, इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल की जो स्टार्ट डेट है वो आपको नोट करनी है, कहाँ से, वेंडर एंड की जो एसओपी है और जो कस्टमर एंड तक है वो सारा उसमें कंसीडर करना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल पीरियड, यानी कि जो आपका इनिशियल कंट्रोल पीरियड है वो भी आपका मेंशन होना चाहिए प्रोसीजर के अंतर्गत दोस्तों। तीसरे ही पॉइंट में यानी कि इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल प्रोसीजर में ही नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग आईपीसी पीरियड। यानी कि जो आप मिनिमम क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करते हो आईपीसी पीरियड में इनिशियल सप्लाई कंट्रोल या इनिशियल में, आपको वो इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल के दौरान वो आपको नोट करनी है दोस्तों। नेक्स्ट है पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्ट एंड। जो आपके पर्सन है जो इनिशियल सप्लाई जो आपके स्टार्ट करते हैं या जो एंड करते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी लिखनी है। फिनिश कंडीशन, यानी कि जो आपका पार्ट है उसकी फिनिश कंडीशन कैसी है वो आपको नोट होनी चाहिए, उसमें वो कंसीडर होनी चाहिए। टारगेट्स ऑफ कस्टमर कंप्लेंट, रिजेक्शन एट कस्टमर एंड, इन हाउस रिजेक्शन, सप्लायर पार्ट रिजेक्शन, प्रोसेस कैपेबिलिटी, डिफेक्टेड, इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर मेजर्स, एक्शन टेकन, प्रॉब्लम रिपोर्टेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर मेजर्स टेकन फॉर प्रॉब्लम्स रिपोर्टेड ड्यूरिंग इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल। यानी कि जो आपकी कस्टमर कंप्लेंट का जो टारगेट है, जो इन हाउस रिजेक्शन पीपीएम का टारगेट है, जो सप्लायर पार्ट का रिजेक्शन का जो प्रोसेस टारगेट है, जो प्रोसेस कैपेबिलिटी, यानी कि सारी चीजें जो हैं आपकी कंसीडर होनी चाहिए कहाँ, प्रोसीजर में, आपके इनिशियल सप्लाई कंट्रोल के प्रोसीजर में। नेक्स्ट है एक्शन प्लान इन केस टारगेट नॉट मेट। अब आपको क्या करना है, यदि ये सारे टारगेट जो मैंने आपको ऊपर बताए वो नहीं मैच होते तो आपको उनके लिए आपको एक्शन प्लान लेना है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सेम इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल प्रोसीजर में ही कि मीटिंग अबव टारगेट फॉर 3 कंटिन्यूअस मंथ एंड रिजल्ट शुड हैविंग इंप्रूविंग ट्रेंड। अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको पिछले साइड में जो सारे टारगेट पॉइंट बताए थे कि कस्टमर कंप्लेंट है, सप्लायर एंड पे जो रिजेक्शन है, जो आपका एसपीसीएमएस है, वो आपको 3 महीने तक डायरेक्ट नोट करना है आपको। एंड रिजल्ट शुड बी हैविंग इंप्रूविंग ट्रेंड, और जो उसका रिजल्ट आएगा, जो उसका परिणाम होना चाहिए वो इंप्रूविंग ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि सही डायरेक्शन में होना चाहिए। एक्शन टू बी टेकन इन केस टारगेट नॉट मेट। अब जो टारगेट थे अगर उनमें कोई कमी आती है, टारगेट मैच नहीं होता है, तो आपको क्या करना, उस पर एक्शन प्लान लेना है दोस्तों। फोर्थ पॉइंट है पहले ही सब क्लॉज का कम्युनिकेशन ऑफ इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल इन्फॉर्मेशन टू अदर डिपार्टमेंट। अब आपको क्या करना है, जो इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल की जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे डिपार्टमेंट को भी पहुंचानी है, यानी कि कम्युनिकेट करना है। कैसे कम्युनिकेट करना है, मेल करके आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आप एमओएम के थ्रू यानी कि मीटिंग के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो, या एक बोर्ड आप डिस्प्ले बोर्ड के थ्रू भी उनको इन्फॉर्म कर सकते हो दोस्तों। फिफ्थ पॉइंट है प्रोसीजर टू बी कंट्रोल। अब जो आपने इनिशियल सप्लाई कंट्रोल का जो प्रोसीजर बनाया है वो आपका कंट्रोल होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से जो पहला क्लॉज था सब क्लॉज रेगुलेशन ऑफ इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट था उसके सारे मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों यानी कि जो आपका फर्स्ट सब क्लॉज है रेगुलेशन ऑफ इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल, उसका जो सेकंड पॉइंट है
दोस्तों उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो मैं उसके बारे में आपको बताने चल रहा हूं। तो सेकंड पॉइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, एविडेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशल कंट्रोल एज डिफाइंड इन द आईपीसी प्रोसीजर। जो आपने आईपीसी प्रोसीजर में जो डिफाइन किया है स्पेशल कंट्रोल, उसका आपको एविडेंस रखना है दोस्तों। और कौन कौन से आपको मेंटेन करने हैं वो एक एक करके मैं बता रहा हूं आपको। इंक्रीज सैंपल साइज एंड और इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी। अब आपको स्पेशल कंट्रोल में क्या करना है, सैंपल साइज को इंक्रीज करना है और जो आपकी इंस्पेक्शन है, जो चेकिंग की फ्रीक्वेंसी है वो आपको बढ़ानी है दोस्तों। सेकंड है फ्रीक्वेंट प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी। अब आपको क्या करना है, एसपीसी करना है। एसपीसी आपको जब भी आप लॉट निकालते हो तो आपको उसमें 150 पार्ट जो भी आपने कंसीडर किया है उस हिसाब से आपको एसपीसी करनी है दोस्तों। नेक्स्ट है चेंज इन इंस्पेक्शन मेथड, चेकिंग डायमेंशन इंस्टेड ऑफ गेजिंग। अब आपको क्या करना है, जो आपका इंस्पेक्शन मेथड है उसको आपको चेंज करना है। लाइक जैसे आप चेकिंग डायमेंशन इंस्टेड ऑफ गेजिंग, जैसे आप गेजिंग कर रहे हो तो उसकी जगह आपको डायमेंशन चेक करनी है। तो इस प्रकार से जो भी आप स्पेशल कंट्रोल कर सकते हो आप करिए। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑडिट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड। आपको क्या करना है, प्रोसेस ऑडिट करना है दोस्तों। जो आपके ऑपरेशन स्टैंडर्ड हैं, जो आप एज पर कंट्रोल प्लान, आपको क्या करना है, प्रोसेस ऑडिट करना है दोस्तों। नेक्स्ट है स्ट्रिक्टर विजुअल इंस्पेक्शन। आपको क्या करना है, स्ट्रिक्ट विजुअल इंस्पेक्शन, यानी कि 100% और 200% इंस्पेक्शन की एक WI बनानी है और उस हिसाब से आपको इंस्पेक्शन करना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पहले ही सब क्लॉज के अंतर्गत दूसरा पॉइंट है स्ट्रिक्ट टारगेट फॉर आईपीसी एंड एविडेंस ऑफ मंथली मॉनिटरिंग देम। जो आपने स्ट्रिक्ट टारगेट आपने जो सेट किए, यानी कि जो स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन का आपने टारगेट सेट किया, उसका आपको मंथली बेसिस पे आपको क्या करना है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है दोस्तों। थर्ड है एनालिसिस ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम्स रिपोर्टेड ड्यूरिंग आईपीसी एंड देयर समरी शीट मेंटेन इन पीडीसीए। यानी कि आपको क्या करना है, जो आपकी इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल के दौरान जो भी आपकी प्रॉब्लम आती हैं उनको आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है और उसको एक समरी शीट आपको पीडीसीए शीट में मेंटेन करना है दोस्तों। फोर्थ पॉइंट है स्पेशल कलर टैग ऑन द पैकिंग बिन्स ट्रॉलीज ऑन द पार्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल पीरियड। अब आपको क्या करना है, कलर वाइज आपको टैग डिफाइन करने हैं और जो आपकी पैकिंग की बिन है, जो आपकी ट्रॉली है, उन पे अलग अलग करके आपको उनको लगाना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप स्पेशल कलर के थ्रू टैगिंग कर सकते हो और आप कंट्रोलिंग कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सेकंड सब क्लॉज, यानी कि पिछली स्लाइडों में मैंने आपको फर्स्ट जो सब क्लॉज था उसके दो जो चेक पॉइंट थे उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट थी वो मैंने बताई। अब सेकंड जो सब क्लॉज है वो कौन सा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल, यानी कि इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल को आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे वो आपका सेकंड सब क्लॉज है और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपको एक एक करके बताता हूं दोस्तों। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरामीटर फॉर विच प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी एंड डिफेक्ट रेट इज टू बी डन। अब आपको क्या करना है, जो इसके लिए आप एसपीसी करोगे, जो आपकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके लिए आप एसपीसी करोगे उनको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसका डिफेक्ट रेट भी आपको मेंटेन करके रखना है दोस्तों। सेकंड पॉइंट है सेट टारगेट फॉर सीपीके। अब आपको सीपीके का जो भी आपने टारगेट सेट किया है लाइक दैट 1.33 से ज्यादा होना चाहिए या 1.67 से ज्यादा होना चाहिए, वो एक आपको टारगेट सेट करना है दोस्तों। थर्ड है प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी रिपोर्ट। अब आपको क्या करना है, जब भी आपका लॉट प्रोड्यूस होता है आपको एसपीसी करना है, जो आपकी क्रिटिकल पैरामीटर है उनको आपको कंट्रोल करना है दोस्तों और उनकी एक प्रोसेस कैपेबिलिटी रिपोर्ट आपको बनानी है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फोर्थ पॉइंट, यानी कि सेकंड सब क्लॉज में ही जो फोर्थ पॉइंट वो क्या है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस कैपेबिलिटी। यानी कि जो बंदा आपका एसपीसी करता है उसको आपको उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट डिफेक्ट रेट मॉनिटरिंग रिकॉर्ड। अब आपको क्या करना है, जो आपकी डिफेक्ट रेट आ रहा है आपका उसका आपको मॉनिटरिंग करनी है फॉर क्रिटिकल नॉन मेजरेबल डिफेक्ट, या जो क्रिटिकल एंड नॉन मेजरेबल डिफेक्ट है उनके लिए आपको डिफेक्ट रेट की मॉनिटरिंग करनी है दोस्तों। नेक्स्ट है छठा पॉइंट एक्शन प्लान टू इम्प्रूव सीपीके एंड रिड्यूस डिफेक्ट रेट इन केस ऑफ नॉट मेट टारगेट।
यदि जो आपने CPK का टारगेट या जो डिफेक्ट रिड्यूस करने का जो टारगेट सेट किया है वो नहीं मैच होता है तो आपको क्या करना है, एक्शन प्लान कंसीडर करना है। और एक्शन प्लान जो है वो किसके रिगार्डिंग होना चाहिए, CP और CPK के बढ़ाने के रिगार्डिंग होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्लॉज है दोस्तों थर्ड क्लॉज, यानी कि चेंज मैनेजमेंट, यानी कि 4M चेंज मैनेजमेंट दोस्तों। तो दोस्तों ये जो तीसरा क्लॉज है हमारा क्रिटिकल क्लॉज है। तो इसमें दोस्तों दो सब क्लॉजेज हैं। पहला है डिफिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज मैनेजमेंट और दूसरा सब क्लॉज है डिफिनेशन एंड कंट्रोल मेथड फॉर इनिशियल पार्ट दोस्तों। अब पहले सब क्लॉज में 3 पॉइंट हैं, यानी कि 3 हमारे जो हैं वो चेक पॉइंट हैं और उनकी जो जो रिक्वायरमेंट है वो आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। सेम सेकंड पॉइंट में 2 चेक पॉइंट हैं और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आगे की ट्रेनिंग में आपको स्लाइडों में बताऊंगा दोस्तों। अब पहला सब क्लास है दोस्तों डिफिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज मैनेजमेंट। अब इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो पहला जो पॉइंट है उसकी रिक्वायरमेंट है पहले पॉइंट में 4M चेंज प्रोसीजर डिफाइन फॉलोइंग, यानी कि आपको क्या करना है 4M चेंज मैनेजमेंट का एक प्रोसीजर बनाना है। और उस प्रोसीजर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए दोस्तों, डिफिनेशन ऑफ चेंजेस, यानी कि जो जो चेंजेस आप कर रहे हैं उनकी डिफिनेशन उसमें कंसीडर होनी चाहिए। कैटेगराइजेशन ऑफ चेंजेस इनटू प्लान्ड एंड अनप्लान्ड चेंजेस। अब जो आपने जो चेंजेस हैं आपके वो प्लान्ड और अनप्लान्ड चेंज के केस में कैटेगराइज होने चाहिए कि कौन से प्लान्ड चेंजेस हैं और कौन से अनप्लान्ड चेंजेस हैं दोस्तों। नेक्स्ट है एक्शन टू बी टेकन एट चेंज पॉइंट। अब जो भी आपका जो चेंज पॉइंट है उस पर आपने कौन कौन से एक्शन लिए वो भी आपका मेंशन होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑफ डिफिनेशन ऑफ चेंजेस इन शॉप फ्लोर, यानी कि जो आपका जो चेंज की डिफिनेशन है वो आपकी शॉप फ्लोर में लिखी हुई होनी चाहिए, शॉप फ्लोर में डिस्प्ले होनी चाहिए। विजुअल कंट्रोल ऑफ चेंजेस 4M चेंज आइडेंटिफिकेशन, जो भी आपका चेंजेस है उसका एक विजुअल कंट्रोल आपका होना चाहिए, यानी कि चाहे वो मैन से रिलेटेड चेंज है, चाहे मशीन से, चाहे मटेरियल मेथड से, जिस भी प्रकार का आपका चेंज है वो एक विजुअल कंट्रोल होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है अवेयरनेस ऑफ चेंज मैनेजमेंट अमंग द शॉप फ्लोर पर्सनल। अब जो भी आपका चेंज है या चेंज मैनेजमेंट आप कर रहे हो उसकी अवेयरनेस सारे स्टाफ मेंबरों को इंक्लूडिंग सुपरवाइजर सबको होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस। अब जो भी आपका 4M चेंज हो रहा है मैन मशीन मटेरियल से रिलेटेड, मेथड से रिलेटेड, यानी कि जो 4M चेंज है उसका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है दोस्तों। चेक रिकॉर्ड ऑफ पार्ट प्रोड्यूस्ड आफ्टर चेंज। अब कोई जब 4M चेंज हुआ उस दौरान जो भी पार्ट आपका प्रोड्यूस हुआ उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है दोस्तों। नेक्स्ट है रेट्रोएक्टिव चेक रिकॉर्ड इन केस ऑफ अनप्लान्ड चेंजेस। अब जब भी आपको कोई अनप्लान्ड चेंजेस होगा तो आपको क्या करना है रेट्रोएक्टिव चेक, उसका रिकॉर्ड डाटा उसका मेंटेन करना है, यानी कि जो आपने रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन किया है उसका आपको डाटा मेंटेन करना है दोस्तों। रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन को समझने के लिए आप मेरा इंस्पेक्शन का वीडियो देखना ना भूलें, जिसमें मैंने आपको बताया है कि रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन क्या होता है और कैसे किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पहले ही सब क्लॉज के अंतर्गत डिफिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज में ही सेकंड पॉइंट है दोस्तों। अब सेकंड पॉइंट की क्या रिक्वायरमेंट है वो हम समझते हैं दोस्तों। इसमें पहला पॉइंट है एक्शन टू बी टेकन इन केस ऑफ चेंजेस एज डिफाइंड इन द प्रोसीजर। अब जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में प्रोसीजर बताया था उस हिसाब से यदि कोई चेंजेस होते हैं तो उस पर आपको एक्शन को लेना है दोस्तों। सेकंड पॉइंट है अवेयरनेस ऑफ ऑपरेटर अबाउट 4M चेंज एंड द एक्शन रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाई देम। अब आपको क्या करना है जो 4M चेंज जो भी हो रहा है उसकी अवेयरनेस आपको किसको देनी है, ऑपरेटर्स को देनी है, और जो भी आपने एक्शन उसमें रिक्वायर्ड कर रखे हैं वो उनके द्वारा लेना है, यानी कि जब आपने उनको ट्रेनिंग दी तो आपको बताना है कि जब भी कोई 4M चेंज या किसी प्रकार का चेंजेस होता है तो आप मुझे इन्फॉर्म करोगे। लाइक स्टॉप प्रोडक्शन, इन्फॉर्म सुपरवाइजर एंड फॉलो सुपरवाइजर डायरेक्शन, यानी कि आप क्या करोगे 4M चेंज की एक WI बना दोगे, उसमें आप सुपरवाइजर और आप ऑपरेटर की पूरी डिफिनेशन आप उसमें डिस्क्राइब कर दोगे कि यदि कोई 4M चेंज आएगा तो ऑपरेटर को क्या करना है और सुपरवाइजर को क्या करना है, यानी कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डिफाइन करनी है और उसके बारे में दोनों को सेम आपको अवेयरनेस देनी है दोस्तों। थर्ड पॉइंट है एविडेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4M चेंज व्हेन चेंज टेक प्लेस। अब आपको क्या करना है जब भी कोई 4M चेंज होता है
तो उसका आपको एक एविडेंस मेंटेन करना है। जैसा मैंने पिछली स्लाइड में आपको प्रोसीजर में भी बताया था कि जब भी आप फोरम का प्रोसीजर बनाओ तो सारे पॉइंट आपको कंसीडर करने हैं सेम। तो जब वो फोरम चेंज हुआ तो आपको उसका एविडेंस आपको मेंटेन करना है। जैसे कि ऑपरेटर चेंज हो रहा है, मशीन ब्रेकडाउन हो रही है, मटेरियल में कोई प्रॉब्लम है या मटेरियल चेंज हो रहा है, तो सारे पॉइंट आपको कंसीडर करने हैं दोस्तों। फोर्थ है डिस्प्ले ऑफ चेंजेस इन फोरम चेंज मैनेजमेंट बोर्ड। अब आपको क्या करना है, एक फोरम चेंज मैनेजमेंट का एक बोर्ड बनाना है और जो भी आपका चेंजेस हो रहा है उस चेंजेस को आपको उस डिस्प्ले बोर्ड पर आपको मेंटेन करना है, यानी कि उस डिस्प्ले बोर्ड को आपको उस पर दिखाना है दोस्तों। अब सेकंड सब क्लॉज दोस्तों क्या है, डिफिनेशन एंड कंट्रोल मेथड फॉर इनिशियल पार्ट, यानी कि आपको क्या करना है, इनिशियल पार्ट की डिफिनेशन देनी है और इनिशियल पार्ट को आपको कैसे कंट्रोल करना है दोस्तों। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो आप कैसे समझेंगे और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों। तो सेकंड सब क्लॉज की जो फर्स्ट पॉइंट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, डिफिनेशन ऑफ इनिशियल पार्ट यानी कि पायलट लॉट। आपको क्या करना है, जो आपका इनिशियल पार्ट है उसकी आपको डिफिनेशन बतानी है दोस्तों। जैसा मैंने इनिशियल पार्ट के वीडियो में आपको बताया है दोस्तों कि इनिशियल पार्ट क्या होता है। सेकंड है इनिशियल पार्ट कंट्रोल। अब आपका जो इनिशियल पार्ट है उसको आपको कैसे कंट्रोल करना है दोस्तों। तो इसमें पॉइंट है, इनिशियल पार्ट टू बी केप्ट इन नॉन प्रोडक्शन एरिया इन क्यूए कस्टडी अंडर लॉक एंड की। आपको क्या करना है, जो आपका इनिशियल पार्ट प्रोड्यूस हो रहा है यानी कि जो डेवलपमेंट के दौरान, इनिशियल पार्ट कौन से हैं, T1 T2 या डेवलपमेंट के दौरान या कोई चेंजेस के दौरान जो भी पार्ट बनते हैं हमारे क्या होते हैं, इनिशियल पार्ट होते हैं दोस्तों। अब उनको क्या करना है, आपको QA यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस पर्सन की कस्टडी में एक लॉक एंड की एरिया में उसको आपको रखना है और वो एरिया कैसा हो, नॉन प्रोडक्शन एरिया हो, जहां प्रोडक्शन के इक्विपमेंट या प्रोडक्शन के कोई भी पार्ट रखे ना जा रहे हो दोस्तों। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ इनिशियल पार्ट। अब जो भी आपका इनिशियल पार्ट बना, यानी कि चाहे वो ट्रायल के दौरान का पार्ट हो, चाहे T1 का पार्ट हो, चाहे टायर जो T2 का पार्ट है यानी ट्रायल 2 का जो पार्ट है, उस दौरान जो भी पार्ट बनेगा आपका, उसकी आपको क्या करना है, इनिशियल उसी पार्ट की रिपोर्ट बनानी है, यानी कि उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपको मेंटेन करनी है और उसका डाटा आपको रिकॉर्ड करना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यानी कि सेकंड सब क्लॉज का जो सेकंड पॉइंट है, अब उसके बारे में समझते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उनको हम समझते हैं दोस्तों। पहला इसमें सेपरेट टैग टू आइडेंटिफाई इनिशियल पार्ट। अब जो भी आपका इनिशियल पार्ट बना है उसके लिए आपको एक टैग डिफाइन करना है, यानी कि इनिशियल पार्ट का जो टैग आपने बनाया है वो आपको डिफाइन करना है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। सेकंड पॉइंट है इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ इनिशियल पार्ट, यानी क्या करना है आपको, सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो भी आपका इनिशियल पार्ट बनता है, जो भी आपका पार्ट इनिशियल पार्ट प्रोड्यूस होता है, उसकी आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनानी है दोस्तों। तो इस प्रकार से फोरम चेंज में दो जो सब क्लॉजेस थे, उन सब क्लॉजों के जो पॉइंट थे उनको मैंने और उनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या थी मैंने आपको बताई दोस्तों इस क्लॉज में। दोस्तों आज मैंने जो BSA टायर 2 चेकलिस्ट की जो ट्रेनिंग थी, जिसमें मैंने बताया था कि जो 16 क्लॉजेस हैं उनमें से आज मैंने 3 क्लॉजेस के बारे में बताया आपको, यानी कि पहला क्लॉज NPD का जो क्लॉज था, दूसरा इनिशियल सप्लाई और तीसरा जो चेंज मैनेजमेंट यानी कि जो फोरम चेंज से रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया दोस्तों। और उनके जो भी सब क्लॉजेस थे, यानी कि जैसे जो पहला क्लॉज है उसके जो सब क्लॉज उनकी रिक्वायरमेंट सेम, सेकंड क्लॉज उसके सब क्लॉज और उनकी क्या रिक्वायरमेंट थी सेम, थर्ड क्लॉज और उसकी सब क्लॉज और उनकी क्या रिक्वायरमेंट थी मैंने डिटेल से आपको बताई दोस्तों। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा उनसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों ये ट्रेनिंग का पहला पार्ट था जिसमें मैंने आपको 3 क्लॉजेस के बारे में बताए। सेम सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में या फिफ्थ पार्ट तक मैं आपको बनाऊंगा दोस्तों, जिसमें मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा। 3 क्लॉज को मैं पकड़ के चल रहा हूं, यानी कि हर वीडियो में 3 क्लॉज को लेके चल रहा हूं। इस प्रकार से मैं आपको डिटेल से हर क्लॉज के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट आप देखना ना भूलें, ताकि आपको पूरी डिटेल पता चल जाए कि कैसे वेंडर 2 जो चेकलिस्ट है उसके कौन कौन से क्लॉजेज हैं और हर क्लॉज की क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों। तो दोस्तों पुनः मेरा अनुरोध है कि जिन भाई ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप अधिक से अधिक वीडियो अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें ताकि हमसे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। थैंक यू दोस्तों।